हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया सीरीज। आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एग्जाम 24 में। हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज जिसमें अभी तक आप नॉन टेक्निकल बहुत सारा पढ़ रहे थे, जिसमें आप देख रहे थे पॉलिटी पढ़ा, आपने साइंस पढ़ा। कुछ टेक्निकल स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर टेक्निकल के लिए भी कुछ लाया जाए। जो बच्चे एसएससी जेई गेट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या आरआरबी जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सेमेस्टर एग्जाम में हैं, तो उनको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई क्लास टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम पूरे 8 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, अलग-अलग फील्ड में पढ़ते हैं। तो जो अलग-अलग फील्ड है वो किस प्रकार है, तो जैसे कि एक फील्ड होता है इसका थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल वाला पोर्शन। दूसरा पोर्शन है इसका फ्लूइड वाला पोर्शन, ठीक है। तीसरा है इसका प्रोडक्शन। चौथा है हमारा इंडस्ट्रियल। और पांचवा है हमारा डिजाइन, ठीक है। इन सारे फील्डों में हम इसको पढ़ते हैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। इसमें क्या क्या फील्ड है, क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें, ये मैं आपको बता दूं कि आपकी किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जूनियर इंजीनियर, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, या फिर गेट और आईएएस, गेट और ईएसए। इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, तो ये पूरी जो सीरीज चलेगी हमारी लेक्चर की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि थर्मल इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ते हैं, तो थर्मल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा है हमारा आईसी इंजन। तीसरा है हमारा पावर प्लांट, पावर प्लांट। चौथा है हमारा आरएसी, जिसको हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, एयर कंडीशनिंग। और अगर हम इसको भी ले लें तो हीट एंड मास ट्रांसफर भी इसी का हिस्सा हो जाता है। ये हो गया थर्मल वाला पार्ट। अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। एक है फ्लूइड मैकेनिक्स, एक है फ्लूइड मैकेनिक्स, और दूसरा है फ्लूइड मशीनरी, दूसरा है फ्लूइड मशीनरी। प्रोडक्शन में बात करें अगर हम प्रोडक्शन के सिलेबस की, तो प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं मशीनिंग, जिसमें ग्राइंडिंग, मिलिंग, फ्लोटिंग, सेपर सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा कास्टिंग, तीसरा है वेल्डिंग, चौथा है हमारा फॉर्मिंग, ठीक है। ये सारा हमारा किसमें आएगा, प्रोडक्शन में आएगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल में बात करूं तो आपका एक ही आता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर मैं प्रोडक्शन में और बात कर लूं तो इसी में एक सेगमेंट और ले लेता हूं मैं, मटेरियल साइंस, ठीक है। मटेरियल साइंस में हम इसी में देख लेंगे। इसके बाद अगर डिजाइन की बात आती है कि हम डिजाइन को कैसे देखते हैं, तो डिजाइन में एक तो है हमारा सिंपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा जो है हमारा, पहला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा अगर मैं कहूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम सोम बोलते हैं, ठीक है। चौथा अगर मैं कहूं तो एक डिजाइन वाला पार्ट आता है, डिजाइन ऑफ मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन। और एक आता है थ्योरी ऑफ मशीन, टोम वाला पार्ट आता है। तो इतना सारा सब कुछ हम कवर करने वाले हैं अपने इन लेक्चर्स में। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने थ्योरी ऑफ मशीन वाले टॉपिक्स। वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लोगों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आता, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ये पूरी लेक्चर सीरीज करने के बाद जब आप ईएसई, एसएससी जेई, आरआरबी
ऐसी ऐसी आप पीएसयू उसके क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको लगेगा कि वाकई में सरल है। ठीक है, गेट को मैं थोड़ा इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि गेट हमारा प्योर न्यूमेरिकली क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। मैं कभी अगर आपकी डिमांड होगी तो स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा सबकी आपके साथ कि कैसी किसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं गेट को भी अलग छोड़ रहा हूँ। और बाकी किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन करते हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बजाय न्यूमेरिकल के। कंसेप्ट यही रहेंगे, जब गेट की आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, तो वो तो आपके बिहाफ में। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कह रहा था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं साइड से हो जाता हूं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी ऑफ मशीन से, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है देखने के बाद, क्योंकि पहला पहला क्लास है आपके साथ मेरा, तो मैं दावा तो नहीं कर सकता कि आपको पसंद आएगा ही, पर यकीन है कि मुझे आपको पसंद आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन। और आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। और मैं जो पूरा सिलेबस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पे ही मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो चलो अब आते हैं हम थ्योरी ऑफ मशीन पर। अब थ्योरी ऑफ मशीन में जैसे मैंने बोला कि कैसे पढ़ना है इसको, तो मैं कहूं कि एक सेगमेंट था हमारा मैकेनिक्स। 9th क्लास से 10th क्लास से हमारी स्टार्ट हो जाती है मैकेनिक्स पढ़ना। तो मैकेनिक्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकता हूं इसको। ठीक है, मैकेनिक्स को मैं दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकता हूं, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन को मैं कहूं तो ये होगा स्टैटिक्स। पहला क्लासिफिकेशन हो गया स्टैटिक्स और दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया काइनेटिक्स। अब सवाल आता है कि सर वैसे तो नाम से समझ आ रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक्स में और काइनेटिक्स में डिफरेंस क्या है? तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स होता है कि हम स्टडी करें। स्टैटिक्स को मैं यहां डिफाइन करता हूं, क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी इन रेस्ट। मतलब कि जो बॉडी रेस्ट में है, हम अगर उसकी स्टडी करते हैं तो वो होता है स्टैटिक्स वाला पार्ट। और जब बॉडी मोशन में है, जब हमारी बॉडी मोशन में है, तब हम स्टडी करते हैं उसकी, तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक्स। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा स्टैटिक्स और काइनेटिक्स में। अब स्टैटिक्स के लिए जैसे मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन बताया था, हम इंजीनियरिंग में स्टैटिक्स वाला पार्ट भी पढ़ते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में हो तब हम पढ़ते हैं, तो उसको आपको पता है, इस चीज को हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इसको हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नामक एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि बॉडी रेस्ट में होगी तो क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरा मार्कर है और इसको मैंने यहाँ एक जगह पे फिक्स करके रखा है या पकड़ के रखा है, और मैं इस पे इस एंड पे फोर्स लगाऊंगा अगर, तो जो फोर्स लगेगा इस एंड पे, तो जाने की कोशिश करेगा, ये मूव करने की कोशिश करेगा, मोशन में आने की कोशिश करेगा। पर मैंने इसको यहाँ फिक्स कर रखा है तो ये मार्कर मूव नहीं कर पाएगा। तो इसकी कुछ तो होगा, अगर मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, बॉडी में एक टाइम के बाद फोर्स जनरेट हो जाएंगे, तो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और ये सब हम पढ़ते हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके बाद अगली जो चीज है काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स को भी हमने दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन दिया है इसका। अब काइनेटिक्स का क्या क्लासिफिकेशन है? आप जब सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ रहे होते हो, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, बस इंजीनियरिंग में सेमेस्टर एग्जाम में आप पास होके आ गए हो, और जैसा भारत का एजुकेशन सिस्टम है, तो उम्मीद कर सकता हूं कि कैसे ही पास किए होंगे आपने एग्जाम। तो काइनेटिक्स की मैं बात करूं, मैं आप ही की नहीं बोला, भारत के हर जगह की बात कर रहा हूं। काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं, स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, तो आपने एक बार पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स और एक जगह पढ़ा होगा डायनामिक्स। एक जगह पढ़ा होगा डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं काइनेटिक्स की बात करता हूं, तो काइनेटिक्स में हम, अब देखो यहां स्टडी तो मोशन की कर रहे हैं, तो काइनेटिक्स में भी मोशन की स्टडी हो रही होगी। ठीक है, मोशन की स्टडी तो काइनेटिक्स में भी हो रही होगी,
और डायनेमिक्स में भी मोशन की स्टडी हो रही होगी। मोशन की स्टडी तो दोनों जगह हो रही है, काइनेमेटिक्स में भी हो रही है और डायनेमिक्स में भी हो रही है। तो फिर सर डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में जब स्टडी करते हैं तो उसका कॉज क्या है, किस कारण से वो मोशन हो रहा है, हम उसकी स्टडी नहीं करते। ठीक है, उसके कॉज की स्टडी नहीं करते कि क्यों हो रहा है। अब मोशन क्यों हो रहा होगा भाई, आपने फोर्स लगाया होगा तो मोशन हो रहा होगा। तो मैं ये कहूंगा कि फोर्स की स्टडी नहीं करते इसमें, काइनेमेटिक्स में केवल मोशन की स्टडी करते हैं, कॉज की स्टडी नहीं करते। एग्जांपल के लिए बताओ, जब आप 9th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, न्यूटन की इक्वेशन पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ इक्वेशन, तो आपने कहीं भी फोर्स कंसीडर नहीं किया। उसके बाद जब न्यूटन लॉस ऑफ मोशन आते हैं तब आप फोर्स को कंसीडर करते हो। तो हम यहाँ मोशन तो पढ़ रहे हैं लेकिन कॉज को नहीं पढ़ रहे हैं। सेम फंडा यहाँ है कि मोशन तो यहाँ पढ़ा ही जाएगा क्योंकि काइनेटिक्स का पार्ट है, पर यहाँ हम कॉज को भी स्टडी करके चलते हैं, कॉज को भी पढ़ना पड़ता है कि भाई ये मोशन हो किस कारण से रहा है। फोर्स के कारण हो रहा है तो वो कौन से फोर्सेस है, यहाँ हमें फोर्स से लेना देना नहीं है काइनेमेटिक्स में। आई होप यहां तक तो चीजें आपको समझ आ गई होंगी, अभी तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलो, अगर आपको डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत प्यारा सा सवाल जनरेट होता है, जिन्होंने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी उसमें बड़े प्यार से वो टीचर उससे क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन मशीन। और फिर क्या हुआ था उस मूवी में वो तो आपको पता ही है। तो डिफाइन मशीन उसमें जो पूछा गया था, तो अब हमारे सामने भी एक क्वेश्चन आके खड़ा होता है कि हमें भी बताना है कि मशीन और मैकेनिज्म में क्या फर्क है। ठीक है, मशीन और मैकेनिज्म में क्या फर्क है। ठीक है, मशीन और मैकेनिज्म में क्या फर्क है। तो अगर मैं फर्क की बात करूं तो देखो, पहले तो ये जाने कि मैकेनिज्म क्या होता है, फिर हम मशीन पे आएंगे क्योंकि पहली सीट हमारी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म मैं कहूं कि कुछ रिजिड बॉडीज आपस में इस तरीके से इंटरलिंक हों कि कुछ बॉडीज, रिजिड बॉडी कहूं मैं क्योंकि डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, कुछ रिजिड बॉडी आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हों कि वो आपस में रिलेटिव मोशन कर रही हो। ठीक है, मैंने क्या डिफाइन किया कि कुछ बॉडीज आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड हों कि वो दोनों आपस में रिलेटिव मोशन कर रही हो। दो से ज्यादा भी हो सकती है, 2 3 4 कितनी भी रिजिड बॉडीज हो सकती हैं, आपस में क्या कर रही हो, रिलेटिव मोशन कर रही हो। तो हम बोलेंगे मैकेनिज्म रिलेटिव मोशन करें और हमको डिजायर्ड मोशन है जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी घूम रही है, हमको जो चाहिए, जो मोशन हमको चाहिए वो मोशन को करके दे रही है, तो वो मैकेनिज्म है। और अगर मैं उसी मोशन को, जो मैकेनिज्म में हो रहा था उसको यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर दूं तो वो हो जाएगा हमारा मशीन। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आगे जाके हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। जैसे एक रिजिड बॉडी ये है, एक रिजिड बॉडी ये है, ये सरफेस है जो फिक्स है, वो भी लिंक का काम करेगी, आगे हम बात करेंगे लिंक क्या होता है। ठीक है, ऐसा करके कुछ है, कुछ पढ़ा होगा आपने सेमेस्टर में। तो अगर मैं कहूं कि ये क्या है, कि हम कहें कि यहाँ हमको मोशन चाहिए कि स्लाइडिंग मोशन देते हैं, ठीक है, या रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या इनमें, मैं इसको कैसे चलाऊंगा, तो वो ध्यान देना, इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे होगा, इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये ऐसे जाएगी, मतलब ये मूव करेगी। मतलब जब मैं इसको ऐसे चलाऊंगा तो ये वाला ऐसे मोशन आएगा। ठीक है, तो इनमें रिलेटिव मोशन है आपस में, रिलेटिव मोशन है तो मैं कहूंगा ये ज्यादा हमारा मैकेनिज्म है। अगर रिलेटिव मोशन है आपस में तो ये मैकेनिज्म। तो फिर सवाल उठा कि सर ये मशीन क्या है, फिर मशीन ये है कि हम इसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दें। अब यूजफुल वर्क कैसा आएगा, सर हमने एक चीज पढ़ी है, पिस्टन सिलेंडर, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो इसी से खेलना है, हर जगह एग्जांपल में ये तो आ जाए। ठीक है, अब क्या है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है हमारी, यहाँ क्रैंक है। अब ये जो मोशन हो रहा था घूमने वाला, ये घूम रहा है और ये स्लाइड कर रहा है। ठीक है, और हमने इसको काम में ले लिया, क्या काम में ले लिया, या हमने गैस इनलेट कर दी, ये कंप्रेस करने लगा या आउटलेट होने लगा, जब आईसी इंजन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है,
तो ये तो मैकेनिज्म था सिंपल, यहाँ हमको काम नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ हमने यूजफुल आउटपुट में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी मशीन कहलाएगी कि भैया हमने इसको यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया तो मशीन हो गई, और नहीं तो पहले वो मैकेनिज्म था। तो मैकेनिज्म की सिंपल डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आज करें हम बात, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, अ कॉम्बिनेशन, वैसे डेफिनेशन कभी एग्जाम में आती नहीं, पर फिर भी अपनी जानते हो कि स्टार्टिंग में हम लेके चल रहे हैं अपना, तो स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए थोड़ा जरूरी है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडीज which are connected which are connected so that they move in a specific they give a specific motion, ऐसे करके they give a specific या desired motion। ठीक है, हमें जो डिजायर्ड मोशन चाहिए वो दे दें वो, ठीक है, ऐसी चीज को हम मैकेनिज्म बोलेंगे। उसके बाद मशीन क्या होगा कि जो ये कनेक्शन है, ठीक है, दे गिव डिजायर्ड मोशन, बट या मैं कहूं एज वेल as this desired motion used in यूजफुल आउटपुट। ठीक है, ये डिजायर्ड मोशन जो है इसको हम कुछ ना कुछ यूजफुल आउटपुट में यूज कर लें तो ये हो जाएगी हमारी मशीन और ये हो जाएगा मैकेनिज्म। आई होप समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा तो आप प्लीज इसको लाइक कर दें या अपने थंब ऊपर कर दें, तो हम समझ जाएंगे कि आपको मशीन और मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज घबराना नहीं है, आप कमेंट में डाउट करिए, हम प्रत्येक कमेंट पढ़ेंगे, आपका हर एक कमेंट पढ़ेंगे और उनका रिप्लाई करने की पूरी तरीके से और आपको समझाने की कोशिश भी करेगा। तो आई होप ये मशीन और मैकेनिज्म समझ आ गया। अब देखो आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है कि मशीन और मैकेनिज्म तो सब समझ आ गया, लेकिन आपने एक टर्म यूज किया था कि रिजिड बॉडीज, अभी लिंक करके एक टर्म भी यूज किया था कि लिंक कुछ होता है। तो मैं लिंक की बात करूं कि लिंक क्या होता है। ठीक है, अब लिंक क्या होता है, लिंक तो भाई ये होता है कि जो दो बॉडी आपस में कनेक्टेड होती हैं, दो बॉडीज जिनके हम स्टडी कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा बॉडीज हो सकती हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर आपस में कनेक्टेड हैं और वो रिलेटिव मोशन कर रही हैं, ठीक है, ध्यान देना क्या क्या मैंने बोला कि आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। दूसरी बात, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही हैं। ठीक है, दो बॉडीज हैं जो कनेक्टेड हैं, रिलेटिव मोशन कर रही हैं, और उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रिस्ट्रेंट। अब ये क्या बनने बला हो गई, बला ये हो गई कि ऐसा है कि देखो मैंने दो बॉडीज कनेक्ट कर दी, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं कि मैंने ये दो बॉडी कनेक्ट कर दी, अब मैंने इस पे यहां फोर्स लगाना चालू किया तो ये मूव करेगी, ठीक है, ये मूव करेगी, तो फिर यहाँ जो फिक्स होगा तो ये इस पे भी कुछ इफेक्ट आएगा, ये भी ट्रांसमिट होगा। मतलब कि रिस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि जब बॉडी पे कोई फोर्स लगाए तो वो खुद डिफॉर्म ना होके उस मोशन को दूसरी लिंक तक ट्रांसमिट करे, ट्रांसफर करे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम रिस्ट्रेंट बॉडी। ठीक है, और लिंक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो रेस्ट्रेंट बॉडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने फोर्स लगाया और वो डिफॉर्म हो गई, और डिफॉर्म ऐसी हो गई कि हमको वो इफेक्ट नहीं दे पा रही तो हमको चाहिए था। मान के चलो मैंने एक लिंक लगाई और एक लिंक यहाँ लगाई और मैंने इस पे फोर्स लगाया, ऊपर से पता चला ये लिंक मुड़ गई या टूट गई, तो क्या हुआ ये बॉडी। अब वही तो वैसे टर्म हम क्या यूज करते हैं, रिजिड बॉडीज, रिजिड। अब एक्चुअल तो दुनिया में कुछ रिजिड है नहीं, ठीक है, तो हम ऐसी बॉडी लेके चलते जो रिस्ट्रेंट हो, हमारा काम कर दे। एक टाइम के बाद तो हर बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, पिस्टन सिलेंडर कनेक्टिंग रॉड देखते हैं, जब एक टाइम के बाद फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा तो कनेक्टिंग रॉड भी टूट जाएगी या बेंड हो जाएगी। लेकिन हम कैसा काम करते हैं कि हमारा
जितना आउटपुट हमें चाहिए उतना फोर्स झेल जाए वो, बस इतना हमारा काम कर दे, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ रिस्ट्रेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, लिंक है, कनेक्टेड होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए उनके बीच में, प्रॉपर्टी ऑफ रिस्ट्रेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है जो अगला चीज, वो आता है टाइप ऑफ लिंक। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है टाइप ऑफ लिंक। लिंक के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ लिंक। तो लिंक के कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहला आता है रिजिड लिंक, जो अभी अपन बात कर रहे थे। पहला आता है रिजिड लिंक। और रिजिड लिंक किसको बोलेंगे भैया, जो सॉलिड बॉडी है, जितनी भी सॉलिड बॉडी है उनको हम क्या बोलेंगे, रिजिड लिंक। ठीक है, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गई। दूसरा रिजिड लिंक के बाद आता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है। अब सर आप कह रहे थे कि रिजिड ही होना चाहिए बॉडी को, आप तो एक एग्जांपल फ्लेक्सिबल भी ले रहे हो। मैंने और बोला था कि एक लेवल के बाद तो हर चीज रिजिड वाली चीज भी डिफॉर्म होगी। हमें क्या चाहिए, हमारा काम कर रहा है तब तक डिफॉर्म ना हो। तो ऐसी भी लिंक है जो हमारा काम कर देते हैं, उसके बाद एक लेवल के बाद आप काम करोगे तो वो टूट सकती है, लेकिन जहां तक हमें चाहिए वहां तक वो काम कर जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बेल्ट, रोप, चेन, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, फ्लेक्सिबल लिंक के। कैसे कि भैया बेल्ट है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ट्रांसमिट करता है। आपने आटा चक्की देखी होगी हर जगह, कभी गए होगे गेहूं पिसवाने, तो मोटर है, मोटर से आटा चक्की लगी है, तो वो जो बेल्ट लगा है, बेल्ट वो मोशन ट्रांसमिट कर रहा है मोटर टू आटा चक्की। ठीक है, इसमें आगे आएगा बेल्ट एंड रोप ड्राइव का पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी के एग्जांपल के लिए कि बेल्ट क्या कर रहा है, वहां तक मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है फ्लेक्सिबल, लेकिन मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड लिंक। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर एक फ्लूइड लिंक की तरह कैसे काम कर सकता है, तो हम यहां समझने की कोशिश करते हैं फ्लूइड लिंक की तरह कैसे काम करता है। आपने पढ़ा भी होगा फ्लूइड में, नहीं पढ़ा होता जहां पर, जब फ्लूइड पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा। अब क्या होता है ये देखो, ये एक कोई अरेंजमेंट है, इसमें यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, इसमें यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ कोई एक प्लेटफॉर्म है जिसको अपन रैम नाम देते हैं उसमें एक्चुअली, और एक प्लेटफॉर्म यहाँ है, जब अपन फ्लूइड में पढ़ेंगे तब उसकी बकायदा लेवलिंग से पढ़ेंगे क्या नाम है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर इस पे मैं यहाँ फोर्स लगाऊं, इस वाले रैम पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ रैम नंबर 1 पे, या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं फोर्स लगाता हूँ, तो इस फ्लूइड के सहारे वो ट्रांसमिट होकर ये चीज ऊपर जाएगी। कौन सी, जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वो ऊपर जाएगा। तो आप इससे ये समझ पा रहे होगे कि सर मैंने फोर्स तो यहां दिया था, ये और ये रैम आपस में कनेक्टेड थे इस फ्लूइड से, और मोशन यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब ये है इसने मोशन को ट्रांसमिट कर दिया, यहां से यहां तक मोशन को ट्रांसमिट कर दिया, तो वो है फ्लूइड लिंक। इसके एग्जांपल जैसे मैं लूं तो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इसी में काम आता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, तो आई होप आपको लिंक क्लियर हो गया होगा कि लिंक क्या होता है, लिंक क्या होता है। अगर आपको क्लियर है और आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, और कोशिश करें कि जब अगला लेक्चर आए तो और ज्यादा दोस्त लोग हमारे साथ हों, जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। इसके बाद देखो अब हम क्या बात करते हैं, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, लिंक पढ़ा, हमने मशीन पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा। इसके बाद जो अगली चीज है वो आती है टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है। तो रिलेटिव मोशन कितने टाइप के होते हैं, उसमें सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंड मोशन।
कंस्ट्रेंट मोशन। अब ये कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? ठीक है, कंस्ट्रेंट पहले मैं सबके नाम लिख देता हूं। पहला कंस्ट्रेंट है, दूसरा अनकंस्ट्रेंट है, अनकंस्ट्रेंट मोशन, और तीसरा है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, पहला कंस्ट्रेंट मोशन, दूसरा अनकंस्ट्रेंट मोशन, तीसरा है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो सबसे पहली बात आती है कि सर ये कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? पहले तो कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट मतलब का मतलब है कि डिजायर्ड मोशन। मैं कहूं कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, तो कंस्ट्रेंट का मतलब सिंपल होता है डिजायर्ड। ठीक है, तो अनकंस्ट्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अनडिजायर्ड। मतलब ये तो जो हमें इच्छा है वो, ये हमें इच्छा नहीं है। ये है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, मतलब इच्छा लायक मोशन था नहीं, ठीक है, लेकिन हमने उसको बना दिया इच्छा वाला, जो उनको चाहिए था वो। तो अब डिजायर्ड में क्या आता है? तो देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। वैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा, तो आप फोटो में और अच्छे से देख सकते हो इसको। मेरी ड्राइंग इतनी खास अच्छी है नहीं, पर मैं फिर भी एक कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। अब देखो ये एक मेरा स्क्वायर था और इसमें मैंने स्क्वायर होल कर दिया, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर होल है, ऐसे ये यहां तक निकला हुआ है पूरा, ठीक है। ऐसे मैं सामने से दिखाऊं, अगर मैं इसको सामने से देखता हूं तो कुछ ऐसा है। इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। ये कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ाएंगे। ऐसा है, अब ये स्क्वायर होल है इसमें। अब मैंने इसमें स्क्वायर ही शाफ्ट एंटर कर दी, ठीक है। स्क्वायर होल में स्क्वायर शेप की ही शाफ्ट एंटर कर दी, तो क्या होगा? स्क्वायर शेप की जो शाफ्ट होगी वो गोल तो घूम नहीं सकती, केवल एक ही मोशन कर सकती है, और वो मोशन कैसा है हमारा? स्लाइडिंग मोशन। एक ही चीज कर पाएगी ना वो, स्लाइडिंग, ठीक है। एक ही मोशन कर सकती है, ऐसे जाने घूम तो सकती नहीं, क्योंकि स्क्वायर शेप में कैसे घूम पाएगी, ठीक है। और आप फोटो में देख सकते हो इमेजेस में कि आपको दिख रहा होगा कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अनकंस्ट्रेंट मोशन की, तो अनकंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है? अनकंस्ट्रेंट मोशन में जैसे एग्जांपल एक था, मैंने सर्कुलर होल कर दिया, ठीक है। सर्कुलर होल कर दिया और उसके अंदर एक शाफ्ट है, ठीक है। सर्कुलर होल कर दिया और उसके अंदर शाफ्ट है। ऐसे ही सेम कहानी इधर, पूरा आर पार है, ठीक है, ये पूरा आर पार। अब क्या हो रहा है इसमें? जो सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, होल में जो सर्कुलर शाफ्ट है, तो सर्कुलर शाफ्ट क्या है? स्लाइड भी कर सकती है। इसमें दो मोशन होंगे, जैसे स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, एक तो स्लाइडिंग तो होगी, ठीक है। दूसरा ये अंदर घूमेगा भी, तो ऐसे, अगर सर्कुलर है तो ये अंदर घूम सकता है, और अंदर घूमेगा तो एक और मोशन आ रहा है, टर्निंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दो मोशन हो गए, ठीक है। टर्न भी हो रहा है अंदर, स्लाइड भी हो रहा है। तो हमें चाहिए एक ही मोशन, या तो टर्निंग मिले या स्लाइडिंग मिले। तो पंगा हो गया हमारे साथ कि ये अनकंस्ट्रेंट मोशन है, हमको नहीं चाहिए था लेकिन तब भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब आएगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली में क्या है? हमको नहीं चाहिए था, ठीक है, ये तो हमको चाहिए था वही मिल रहा था, एक मोशन ही हो पा रहा है इसमें। इसमें हमें दो मोशन मिल रहा है लेकिन हमें चाहिए एक ही, ठीक है। उसके लिए हम गए सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में। अब सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में हम क्या करते हैं कि जैसे ये सर्कुलर वाला ही एग्जांपल लूं मैं, सर्कुलर वाला एग्जांपल ही लूं कि इसमें सर्कुलर शाफ्ट थी, आप इमेज में क्लियर देख पा रहे होंगे, इसमें सर्कुलर शाफ्ट थी। अब ये रोटेट तो कर रहा है और स्लाइड भी कर रहा है। अभी मैं चाहूं यहाँ एक कॉलर लगा देता हूं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे कॉलर का क्या काम होता है, क्या होती है कॉलर। हमने कॉलर लगा दिया, अब उस कॉलर ने क्या किया? इसका स्लाइडिंग मोशन रोक दिया, ठीक है, इसका स्लाइडिंग मोशन रोक दिया। मतलब अब यहाँ केवल टर्निंग हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है,
ठीक है, टर्निंग हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सक्सेसफुली कांस्टेंट हो गया। पहले कांस्टेंट था नहीं, हमने बना लिया उसको कांस्टेंट हमेशा, क्या सक्सेसफुली। अब कॉलर लगाई तो कुछ खर्चा आया होगा, कुछ खर्चा आएगा, फ्री में तो कॉलर लगती नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी चीज को फोर्स करोगे, सक्सेसफुली बनाओगे, तो उस पे कुछ ना कुछ आपका खर्चा आपको लगेगा। अब वो खर्चा तो लगेगा, कुछ चीजें डिवाइस ऐसी थी कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी खर्चे की, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही मोशन रोक दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरा ये है पिस्टन, ये है पिस्टन मेरा, ठीक है, ये पिस्टन है, पिस्टन से लगा है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, और फिर यहाँ हमारा क्या लगा है, क्रैंक लगा हुआ है जो रोटेट कर रहा है। अब ध्यान देना, पिस्टन का शेप आपने देखा होगा, कुछ सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। तो पिस्टन, हमें क्या चाहिए कि पिस्टन क्या हो, स्लाइड करे ऊपर नीचे, बस इतना ही हमारा काम है यहाँ पे कि पिस्टन क्या करे, स्लाइड करे ऐसे। लेकिन ये क्या कर रहा है, स्लाइडिंग के साथ साथ, स्लाइडिंग के साथ साथ इसमें और क्या आ रही है चीज, इसमें रोटेट भी तो हो सकता है, अंदर रोटेट भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, उससे कनेक्टिंग रॉड इस एंगल पे लगाई है कि वो रोटेट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। आई होप ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया, कुछ दिन में हम लाइव आएंगे जिसमें आपकी लाइव में चीजें डिस्कस किया करूंगा कि कहां आपको दिक्कत आ रही है। तो अभी आई होप ये समझ आ गया होगा, और ये समझ आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, जो चीजें आपको लगती थी कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इतनी आसान है कि डेली लाइफ में उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को आगे बढ़ेंगे तो चीजों को देखेंगे। इसके बाद एक चीज आती है हमारी, हमने लिंक पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक पेयर की। तो सबसे पहले तो पेयर पता होना चाहिए, तब तो काइनेमेटिक पेयर की बात करेंगे। और पेयर तो हमें भी पता है सर, दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हो तो हम उनको पेयर बोलते हैं, ठीक है। दो चीजें आपस में जुड़ी हो तो उनको हम पेयर बोलते हैं। तो यही मैंने बोला, कोई भी दो लिंक हैं आपस में जुड़ी हुई है, दो लिंकें आपस में जुड़ी हुई हैं, और उन दोनों लिंकों में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव मोशन है, क्या है, रिलेटिव मोशन है, अगर रिलेटिव मोशन है उनके बीच में तो उनको हम काइनेटिक पेयर बोलते हैं, ठीक है। पेयर तो सिंपल, कोई भी दो बॉडी आपस में कनेक्टेड है तो पेयर है। लेकिन उन दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन है, उन दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे। आई होप समझ आ गई होगी चीज कैसे, कि देखो ये ऐसे है लिंक, एक लिंक ऐसे कनेक्ट है, रखिए बताते, एक लिंक ऐसे कनेक्ट है, एक लिंक ऐसे कनेक्ट है। अब मान लो ये लिंक ऐसे घूम सकती है, घूम रही है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव मोशन में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक पेयर हो जाएगा। कोई भी दो लिंक्स, जैसे मैं अभी एग्जांपल वही दूं पिस्टन और सिलेंडर वाला, तो सिलेंडर ब्लॉक हमारा कैसा रहता है, फिक्स रहता है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, उसके अंदर पिस्टन रखा हुआ है, उसके अंदर कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड के बाद यहाँ क्रैंक है। तो ये सब चीजें एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में, ये रुका हुआ है, ये ऐसे चल रहा है, ये अलग चल रही है ऐसे, फिर ये वाला घूम रहा है, तो हर चीज एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव मोशन में। तो ये सारी क्या है, काइनेमेटिक पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप काइनेमेटिक पेयर समझ आ गया होगा, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ठीक है। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर सिंपल ये है कि रिलेटिव मोशन हो रहा हो, दो पेयर या फिर मैं कहूं दो रिजिड बॉडीज आपस में ऐसे कनेक्टेड हों कि वो पेयर बना रही हो और वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में हो, तो उनको हम बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। अब काइनेमेटिक पेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं, काइनेमेटिक पेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो काइनेमेटिक पेयर को हमने क्लासिफाई किया है अलग अलग बेसिस पे, काइनेमेटिक पेयर को हमने अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन दी बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। मशीन और मैकेनिज्म की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, यहां से क्वेश्चन अब बनना स्टार्ट होगा, तो यहां से ध्यान दें। काइनेमेटिक पेयर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। इस पे मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूं,
क्योंकि ये यहाँ से जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि गेट को छोड़ के, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि गेट इसीलिए छोड़ के नहीं कि कंसेप्ट गेट में अलग है, गेट में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूँ। बाकी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इस पॉइंट टॉपिक से तो ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांटेक्ट। अब कांटेक्ट बेसिस से हमने किस किस पॉइंट को क्लासिफाई किया है? जो पहला पॉइंट है हमारा वो है लोअर पेयर, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं हायर पेयर। हायर पेयर, ठीक है, हायर पेयर और लोअर पेयर। अब क्या कहते हैं हायर पेयर और लोअर पेयर? हायर पेयर और लोअर पेयर कहता है, हायर पेयर कहता है कि जब भी कोई दो लिंक में आपस में जो कनेक्शन है, जो लिंक का कनेक्शन है, लिंक का कनेक्शन है, वो आपस में कैसा होना चाहिए? या तो लाइन कांटेक्ट हो, या तो लाइन कांटेक्ट हो या पॉइंट कांटेक्ट हो। पहले पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट हो। अगर ऐसा कोई कनेक्शन है बॉडीज में तो हम उसको बोलेंगे कैसा? हायर पेयर। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक व्हील है, ये सरफेस है, सरफेस पे एक व्हील क्या हो रहा है? रोल कर रहा है, रोलिंग हो रही है। ठीक है, जब इस पे रोलिंग होगी तो यहाँ पर ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है, और पॉइंट कांटेक्ट होता है, और ये जो व्हील है, जो व्हील है और ये सरफेस है, सरफेस फिक्स है, व्हील घूम रहा है, तो एक लिंक तो हो गई सरफेस, दूसरी लिंक हो गई व्हील, तो दोनों लिंक के आपस में कैसा कर रही हैं? कनेक्शन है। हाँ है सर, यहाँ कनेक्शन है इनका, और कनेक्शन कैसा है? पॉइंट कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट है, और दोनों में रिलेटिव मोशन है। हाँ है सर, रिलेटिव मोशन है, ये चल रहा है, ये रुका हुआ है, मतलब रिलेटिव मोशन है तो काइनेमेटिक पेयर होगा, और काइनेमेटिक पेयर में कांटेक्ट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो कांटेक्ट के बेसिस पे यहाँ कैसा पॉइंट कांटेक्ट है? यहाँ हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पे है हमारा पॉइंट कांटेक्ट, यहाँ है हमारा पॉइंट कांटेक्ट, और इस पॉइंट कांटेक्ट के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? हायर पेयर बोलेंगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हायर पेयर को हम बोले तो एक होता है कैम फॉलोवर, बहुत पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैम फॉलोवर तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, वो पूछता है कैम फॉलोवर क्या है, हायर पेयर है या लोअर पेयर है, आपको सिंपल सा बताना है कि सर वो हायर पेयर। क्लियर हो? अब मैं बात करता हूँ लोअर पेयर की। अगर मैं लोअर पेयर की बात करता हूँ तो लोअर पेयर पे वही बात है कि लिंक का कनेक्शन तो चाहिए हमें। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, लिंक का कनेक्शन तो चाहिए, लिंक का कनेक्शन होना चाहिए, और कनेक्शन कैसा हो? या तो सरफेस कांटेक्ट हो या एरिया कांटेक्ट हो। ठीक है, सरफेस कांटेक्ट या एरिया कांटेक्ट हम क्या बोलते हैं? लोअर पेयर बोलते हैं जब ऐसा कनेक्शन हो। सर इसका एग्जांपल क्या है? अरे ये कोई सरफेस है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक क्या करेगा? स्लाइडिंग करेगा, सिंपल, इधर से इधर, इधर से इधर, कौन सा मोशन आएगा इसमें? स्लाइडिंग आएगा। अब जब ये स्लाइड कर रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 3D में होगा ऐसे, ये ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक है, ये जमीन है, ये ऐसे चल रहा है, तो इसकी पूरी जो सरफेस है, ये वाली जो पूरी सरफेस है, वो इससे कांटेक्ट में, जब वो इससे कांटेक्ट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर पेयर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लोअर पेयर, लोअर पेयर। इसका एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर, बहुत एग्जांपल लिख सकते हो, पिस्टन एंड सिलेंडर। ठीक है, इसके और एग्जांपल लिखना हो कैम एंड फॉलोअर के बाद गियर ड्राइव, और एग्जांपल क्या है? गियर ड्राइव। और क्या एग्जांपल है? और वेल्ट ड्राइव भी बोल सकते हो, वेल्ट ड्राइव। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर वेल्ट का तो इतना पूरा जो अपन देखते हैं बेल्ट, वो ऐसा होता है सर, उसका ऐसा बेल्ट होता है बहुत लंबा, तो वो तो ऐसे मोटर के जो ऐसे हो, ऐसे चढ़ा होता है पूरा,
मोटर का ये हिस्सा आगे का गोल होगा, बेल्ट तो ऐसे चढ़ा होता है ऐसे, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये ऐसे होगी पूरी अंदर तक, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ 3D में, तो अंदर तक पूरी होगी। तो बेल्ट तो ऐसा होता है, इसको हम हायर पेयर में काउंट क्यों कर रहे हैं, तो जब हम बेल्ट ड्राइव पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो याद रख लो, बेल्ट ड्राइव हो गया। इसका एक और नाम होता है, इसको रैपिंग पेयर भी बोलते हैं, इसको रैपिंग पेयर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बेल्ट ड्राइव को। तो अभी हमने क्या जाना, हायर पेयर के बारे में जाना, लोअर पेयर के बारे में जाना। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, ये था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांटेक्ट, वो कैसे कांटेक्ट में हैं, इस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं इनको लोअर पेयर और हायर पेयर में। आई होप एक क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। ये थोड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन है अगला, ठीक है। इमेजेस में आपको सारी चीजें दिख रही हैं तो आप उससे समझ सकते हैं, फिर भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या और बेस्ट पॉसिबल वे है कि मैं आपको चीजें उस तरीके से समझा पाऊं। सॉरी, अब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, मोशन, ठीक है। काइनेमेटिक पेयर का अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। तो सबसे पहला है स्लाइडिंग पेयर, सबसे पहला है स्लाइडिंग पेयर। अब स्लाइडिंग पेयर कैसा होगा, अरे अभी तो पता किया, नाम से ही पता चल रहा है कि दो लिंक के बीच में मोशन कैसा हो, स्लाइडिंग मोशन हो, तो हम उसको स्लाइडिंग पेयर बोलेंगे। सिंपल अभी एग्जांपल देखा था, एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है और ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। सिंपल क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है आगे पीछे, तो स्लाइडिंग पेयर हो गई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल के तौर पे फिर आप वही लिख सकते हो जो मैंने अभी बोला था। एग्जांपल में क्या है, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन एंड सिलेंडर, ठीक है। पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट एक साथ ही है, ऐसा नहीं कि अकेला पिस्टन या अकेला सिलेंडर, फिर तो वो लिंक हो जाएगी ना, अलग अलग पेयर कहां बना रहे, पेयर तो पिस्टन और सिलेंडर मिलके पेयर बना रहे हैं। स्लाइडिंग पेयर हो गया। दूसरा मैं बात करूं तो दूसरा है रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर, ठीक है। अब रोलिंग पेयर क्या है, रोलिंग पेयर कि जब बॉडी रोल कर रही हो, जब एक लिंक दूसरी लिंक के ऊपर क्या कर रही हो, रोलिंग कर रही हो, तो उसको हम बोलेंगे रोलिंग पेयर। एग्जांपल वही है, एग्जांपल वही है, ठीक है, कि एक व्हील है वो सरफेस पे चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर। इसमें कंडीशन ये है कि इसमें रोल करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। ट्रांसलेटिंग मोशन नहीं होना चाहिए, प्योर रोलिंग होनी चाहिए। इसके अगर एग्जांपल की बात करता हूं, इसके एग्जांपल की बात करूंगा तो बॉल बियरिंग, इसके एग्जांपल की बात करूंगा तो बॉल बियरिंग, ठीक है। तीसरा है स्क्रू पेयर, स्क्रू पेयर। अब स्क्रू पेयर क्या है, ये तो सिंपल आपने देखा होगा, यहां मैं बना नहीं सकता, नट एंड बोल्ट देखें, ये एग्जांपल भी है और आप समझ भी सकते हो। नट एंड बोल्ट में स्क्रू होते हैं, तो उन स्क्रू पे का जो मोशन हो रहा है, स्क्रू वाला मोशन हो रहा है, क्योंकि वो टर्न भी हो रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रू पेयर, ठीक है। चौथा है हमारा स्पेरिकल पेयर, चौथा क्या है, स्पेरिकल पेयर। अब इसके स्पेरिकल पेयर कैसा होता है कि एक स्पेयर के अंदर दूसरा स्पेयर, कैसे, ये स्पेयर है हमारा एक, ये एक स्पेयर है और एक स्पेयर के अंदर ऊपर दूसरा स्पेयर है, ऐसे। अब ये मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे। अगर आपके घर में आपने कभी गेम खेला है जॉयस्टिक वाला, जॉयस्टिक से गेम खेला होगा, तो इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, जॉयस्टिक, ठीक है। मतलब क्या है कि एक सरफेस है, दूसरा, दोनों स्फेरिकल है, तो एक दूसरे के लिए मूव हो रहे हैं, तो उनको जॉयस्टिक हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। जॉयस्टिक हो गया। और पांचवा है हमारा टर्निंग पेयर, पांचवा है हमारा टर्निंग पेयर। अब टर्निंग पेयर क्या है, टर्निंग पेयर भी सिंपल सा है कि टर्न कर रही थी, ठीक है।
टर्न कर रही है। अब टर्न में कैसे है, जैसे मैं यहाँ इसका फिगर बनाऊं कि जैसे एक लिंक ये है, ठीक है, दूसरी लिंक ये है, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हुई, ये आपस में कनेक्ट कर दी हमने। और कनेक्शन के बाद यहाँ मुझे कुछ पिन लगानी पड़ेगी, इसमें यहाँ कुछ पिन लगानी पड़ेगी, ऐसी कुछ पिन होगी हमारी, ठीक है, ऐसी कुछ पिन होगी जो इन दोनों को बचा के रखेगी। अब क्या होगा कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न करेंगे, कैसे, जैसे मैं कहूँ एक ये है लिंक, एक लिंक ये है, सॉरी, ये एक लिंक ये है। अब ये क्या है, टर्न कर सकती है, ये लिंक क्या है, टर्न कर रही है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेट कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम टर्निंग पेयर, सिंपल। अब इसमें एग्जांपल देखना हो आपको तो वही है, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, ये इसका एग्जांपल हो गया। टर्निंग पेयर का एग्जांपल क्या हो गया, पिस्टन एंड कनेक्टिंग। अब एग्जामिनर थोड़ा और अच्छा जब क्वेश्चन पूछता है, जब सिंपल पूछेगा तो आप बताइए, सिंपल ये पूछेगा कि भैया पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट बताओ कौन सा पेयर है, तो आप बता दोगे ऑप्शन में, अगर स्लाइडिंग पेयर होगा तो, ठीक है, या रोलिंग पेयर होगा तो आप बता दोगे बॉल बियरिंग, या स्क्रू पेयर होगा, नट बोल्ट एग्जांपल देगा तो आप बता दोगे। अब सवाल तब थोड़ा अच्छा बन जाता है जब वो पूछता है हमसे, क्या पूछता है, वो कहता है कि हमने पढ़े थे अभी हायर पेयर और लोअर पेयर, हमने क्या क्या पढ़ा था, लोअर पेयर और क्या पढ़ा था, हायर पेयर। वो कहता है कि ये बताओ स्लाइडिंग पेयर कैसा है, लोअर पेयर है या हायर पेयर है, लोअर पेयर है या हायर पेयर है। तो सिंपल हमें डेफिनेशन पे जाना, लोअर पेयर कौन से होते हैं, जिनमें सरफेस कांटेक्ट हो, तो भैया इसमें तो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, अभी एग्जांपल लिया था इसका भी। तो लोअर पेयर के अंदर क्या आएगा, स्लाइडिंग पेयर किसके अंदर आएगा, लोअर पेयर के अंदर, तो लोअर पेयर के अंदर ही क्या आएगा, स्लाइडिंग पेयर, मतलब कि स्लाइडिंग पेयर क्या है, एक लोअर पेयर। उसके बाद अगर मैं रोलिंग पेयर की बात करूं, तो रोलिंग पेयर में हमें पता है कि यहाँ कैसा है, पॉइंट कांटेक्ट, यहाँ कैसा पॉइंट कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट है, तो पॉइंट कांटेक्ट वाला तुम्हारा हायर पेयर होता था, ठीक है, पॉइंट कांटेक्ट वाला तुम्हारा हायर पेयर होता था। तो ये कैसा हो जाएगा, जो रोलिंग पेयर है वो हमारा कैसा है, हायर पेयर है। इसके बाद अगला आता है स्क्रू पेयर, कैसा है, नट बोल्ट। अब नट बोल्ट तो पूरा सरफेस कांटेक्ट में होकर चलता है, तो स्क्रू पेयर भी किसके अंदर आएगा, लोअर पेयर के अंदर, स्क्रू पेयर किसके अंदर आएगा, लोअर पेयर के अंदर। इसके बाद स्फेरिकल पेयर है, एक स्फीयर पूरा है अंदर, दूसरे स्फीयर के अंदर, तो पूरा सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, तो जब वो सरफेस कांटेक्ट होगा तो स्फेरिकल पेयर भी किसके अंदर आएगा, लोअर पेयर के अंदर, स्फेरिकल पेयर भी किसके अंदर आएगा, लोअर पेयर के अंदर। ऐसे टर्निंग पेयर की बात कर रहा हूं, तो टर्निंग पेयर में अब आप कह रहे होगे सर देखो, एक लिंक आपने कहा था ये है, एक लिंक आपने कहा था ये है, इन दोनों में आपस में पॉइंट कांटेक्ट है, तो इसको किस में आना चाहिए, हायर पेयर में होना चाहिए, पर नहीं, ये हायर पेयर का एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल है लोअर पेयर का। कैसे, ये तो आपस में ऐसे कांटेक्ट में रखी हुई है, लेकिन इनको जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, ये पिन है, पिन है। तो जो ये पिन का ये वाला सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला, ये ये सरफेस जो दिख रहा है, जो मैंने व्हाइट व्हाइट कर दिया अभी, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस से लिंक टच हो रही पूरी, तो पूरा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा होगा, तो इसको भी, मतलब किसको, टर्निंग पेयर को, तो टर्निंग पेयर को भी हम किसके अंदर रखेंगे, लोअर पेयर के अंदर, टर्निंग पेयर भी किसके अंदर आएगा, लोअर पेयर के अंदर। मतलब ये पांच में से केवल रोलिंग पेयर ऐसा है जो हायर पेयर है, बाकी के सारे हमारे कैसे हैं, लोअर पेयर हैं। क्लियर हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें, अपना डाउट लिख दें। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपको कैसे भी तैयारी करके नौकरी दिलाना, और उसके लिए आपको जितना मर्जी आए उतना डाउट पूछो, जैसी डाउट आए, ये ना सोचो कि ये तो बहुत छोटी डाउट है, क्योंकि आप लाइव क्लास में नहीं हो, ऑफलाइन नहीं होगी, कोई देख रहा है आपको, आपको बुरा फील हो रहा है, ठीक है, वैसे बुरा फील होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है तो उसके लिए है कि घर बैठे हो कुछ भी टाइप कर दो, क्या जा रहा है, कुछ भी का डाउट, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है। अब देखो,
इसके बाद एक क्लासिफिकेशन और बचा है इसका आखिरी, वो और देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। तो इसका क्या है, तो पहला ओपन पेयर और दूसरा है हमारा क्लोज्ड पेयर। दूसरा क्या है हमारा क्लोज्ड पेयर। ठीक है, अब ओपन पेयर क्या होता है और क्लोज्ड पेयर क्या होता है। ओपन पेयर होता है, ठीक है, ओपन पेयर और क्लोज्ड पेयर, या फिर हम इसको अनक्लोज्ड पेयर भी बोलते हैं ओपन पेयर को। अब क्लोज्ड पेयर क्या होता है कि जो दो बॉडीज हैं, जो दो बॉडीज हैं वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और सेल्फ कनेक्टेड है। ठीक है, इसको सेल्फ कनेक्टेड है बोलते हैं, सेल्फ क्लोज्ड भी बोलते हैं, मतलब खुद से कनेक्टेड है, हमको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा बाहर से कनेक्शन के लिए। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं। और ओपन पेयर में क्या होता है, जो दो बॉडी कनेक्टेड हैं, जो टू बॉडीज कनेक्टेड हैं आपस में, वो कनेक्शन तो है लेकिन कनेक्शन उनका फोर्सफुली है, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स से उनको कनेक्शन दे रखा है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, कैम एंड फॉलोअर, आपने एग्जांपल में देखा होगा, कभी जीवन में पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा नीचे बना लो इसको। ठीक है, ये है, ये कुछ अरेंजमेंट होता है केम फॉलोवर का, जब अपन केम फॉलोवर डिटेल से पढ़ेंगे तब जानेंगे। और यहाँ लगी होती है एक इस पे। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये फॉलोवर घूमेगा तो ये कांटेक्ट में रहेगा, ये जो कैम है वो फॉलोवर के कनेक्शन में रहेगा, और वो कनेक्शन जो होगा, जो कनेक्शन जो होगा वो किससे हमने फोर्सफुली स्प्रिंग से लगा रखा है। अगर ये स्प्रिंग फोर्स नहीं होता तो ये कनेक्शन में नहीं होता। ठीक है, ये इसका एग्जांपल। यहां मैं अगर क्लोज्ड पेयर के एग्जांपल की बात करूं, तो क्लोज्ड पेयर के एग्जांपल में क्या है, क्लोज्ड पेयर में हम जो सेल्फ ही कनेक्ट रहता है, जैसे बियरिंग्स, इसका एग्जांपल क्या होगा, बियरिंग्स। अब कैसे बियरिंग्स, आपने देखा होगा बियरिंग्स ऐसा कुछ होता है, और अंदर इसमें क्या होती है, बियरिंग्स की हम बॉल्स डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या है, हमने बस ऐसे बॉल ली और इसके अंदर फिट कर दी। ठीक है, जब फिट कर दी तो अब ये जब घूमेगा तो साथ में घूमेगा। अब हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं देना है इसके लिए कि इसमें हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के रखा कि नहीं बाहर में निकल जाए बियरिंग, बस हमने फंसा दिए, अब बियरिंग घूम रही साथ में बॉल्स भी घूम रही। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल अरेंजमेंट के बेसिस पे, जिसको हम ओपन पेयर बोलते हैं और क्लोज्ड पेयर बोलते हैं। क्लोज्ड पेयर वो पेयर होता है जिसमें दो बॉडी कनेक्टेड होती है लेकिन सेल्फ कनेक्टेड होती है। ठीक है, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना होता, और ओपन पेयर में हमें एक्सटर्नल फोर्स देना होता है। तो ये था हमारा काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन। अगली क्लास में, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि मैकेनिज्म क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और हम जो फॉर्मूला लेके आते हैं कुर्टजबर्ग इक्वेशन का, वो कैसे लेके आते हैं, कहां से आई है। जैसे कुर्टजबर्ग इक्वेशन आएगी, ग्रुबलर्स क्राइटेरिया क्या होता है, गैसॉप्स लॉ क्या होता है, और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 4 वार चेन, और ठीक है फ्लैट रिंग मैकेनिज्म, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, और उनके इन्वर्जन्स भी देखेंगे। अगर आपको समझ आया है तो आप प्लीज लोगों में सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपको अगर कोई डाउट है तो आप वो डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए, मैं तत्पर हूं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, और एग्जाम 24 को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।